Hello everyone, welcome to my YouTube channel Commerce Shiksha. Today we will discuss 14 principles of management given by Henry Ford. So these are 14 principles of management given by Henry Ford. So let's discuss it one by one. Let's start with it. First one is division of work. ठीक है. Now division of work में क्या कहते हैं? Work is divided into small tasks, jobs, and a trained specialist who is competent enough to perform that job does each work. कि जो भी वर्क है उसे आपको स्मॉल टास्क में डिवाइड करना है, स्मॉल टास्क एंड जॉब में डिवाइड करना है. और जो भी एक ट्रेंड स्पेशलिस्ट है, एक काम को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. वो 4 पार्ट्स में जो मैंने डिवाइड किया है वो 4 पर्सन को मैं वो काम दूंगी और उसी पर्सन को वो काम दिया जाएगा जो उसमें परफेक्ट है, जो उसमें एक्सीलेंट है, जिसे उसमें स्पेशलाइजेशन हासिल है. ठीक है, उसी पर्सन को दिया जाएगा. इससे क्या होगा, आपको ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी मिलेगी. जो पर्सन जिसे एक काम आता है वो उसी पर टास्क को रेगुलर बेसिस पे करेगा तो उससे स्पेशलाइजेशन भी आएगी. ठीक है, वो मतलब उस चीज़ में एकदम एक्सीलेंट हो जाएगा, कोई फॉल्ट नहीं आएगा उसके काम में. ठीक है, प्रोडक्टिविटी भी आपकी इंक्रीज़ होगी. तो उनका कहना है कि एक टास्क आप किसी एक पर्सन को मत दे दीजिए, क्योंकि एक पर्सन जब सारे टास्क परफॉर्म करेगा ना तो वो सब चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. वो किसी एक या दो चीज़ में ही एक्सपर्ट हो सकता है. वहीं अगर आप उसे स्मॉल टास्क में डिवाइड कर देंगे और जो पर्सन उसमें एक्सपर्ट है उसी को देंगे तो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट जो है ना वो स्पेशलाइज बनेगा. उसमें सब में ही एक्सपर्ट्स ने वर्क किया होगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार होगा. इसलिए कहा जाता है डिवीज़न ऑफ वर्क. नाउ सेकेंड इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है मीन्स पावर टू टेक डिसीजन. आपके पास पावर है, आप डिसीजन लीजिए किसी भी तरह के डिसीजन. फॉर एग्जांपल आपको कोई भी मैंने एक टास्क परफॉर्म करने को दिया और मैंने आपको उससे रिलेटेड अथॉरिटी भी दी है, तो आपको अगर उसमें कोई डिसीजन लेना है आपको मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको अथॉरिटी दी है. तो आप उससे रिलेटेड डिसीजन भी खुद ले सकते हैं. आपको हर चीज़ के लिए मुझे बताना नहीं पड़ेगा, मुझसे पूछना नहीं पड़ेगा, मेरी परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी. ठीक है. और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट अ जॉब. कि आपके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि आपको एक टास्क कंप्लीट करना है, टाइम पर कंप्लीट करना है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास कोई पावर नहीं है. आपको बस मैंने कह दिया कि आपको ये काम करना है 10 डेज़ में. आपने 10 डेज़ के बाद मुझे वो काम कंप्लीट करके देना है. बाई चांस आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो आपको डायरेक्ट मुझसे पूछना पड़ेगा. यू आर नॉट अलाउड टू टेक एनी डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ मी. ठीक है. सो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस यहाँ पर पावर का है. अथॉरिटी में पावर होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी में पावर नहीं होती. ठीक है. तो यही हेनरी फ्योल ने कहा है कि देयर शुड बी अ बैलेंस होना चाहिए बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में. ठीक है. उनका कहना है अगर आपने किसी एक पर्सन को सिर्फ अथॉरिटी दे दी तो वो उसका मिसयूज़ भी कर सकता है, या आपने सिर्फ किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसके पास पावर तो होगी नहीं, तो उसका काम करने का मन नहीं करेगा. तो आपको दोनों ही बैलेंस में देनी है. अगर आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो थोड़ा रेशो में आप उसे अथॉरिटी भी दीजिए, सो दैट वो वर्क को बहुत इफ़िशेंटली करे, उसका मन लगे उसे कम करने में. ठीक है. सो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंस वे में चलना चाहिए. नेक्स्ट इज डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. ठीक है. मतलब डिसिप्लिन हम सबको पता है कि एक तरह का जो आपने रूल्स एंड रेगुलेशन ऑर्गेनाइजेशन के हैं सब लोग उसे अच्छे से फॉलो करें. किसी भी तरह की कोई मिस्टेक ना हो, किसी भी तरह का कोई अलग मतलब कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो कंपनी में. उसके लिए आपको हर चीज़ जिस तरीके से डिसाइड की गई है उसी तरीके से करनी होगी. यही होता है डिसिप्लिन. ठीक है. तो बेसिकली आपको क्या करना है, ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशन रूल्स एंड एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट. यानी जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स हैं उन्हें आपको मानना है. जो एम्प्लॉयमेंट के एग्रीमेंट में आपने मतलब जो डिसाइड हुआ है कि आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं उन्हें आपको प्रॉपर्ली परफॉर्म करना है, जो कि नेसेसरी होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. सो डिसिप्लिन रिक्वायर्स गुड सुपरवाइजर एट ऑल लेवल, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज. डिसिप्लिन आप कब मेंटेन रख पाएंगे? जब एक तो आपके पास सुपरवाइजर होना चाहिए एट ऑल लेवल. ठीक है. सुपरवाइज़र जो ये चेक करे कि हाँ हर जगह डिसिप्लिन मेंटेन हो रहा है. सेकंड, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट. एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए कि ये हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन हैं जिन्हें आपको फॉलो करना ही है. प्लस पेनल्टीज़, एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज़. किसी ने कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है या किसी ने कुछ फॉल्ट किया है तो उसके लिए पेनल्टीज़ भी होनी चाहिए. जब तक डर नहीं होगा तब तक कोई
रूल्स फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो पेनल्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज यूनिटी ऑफ कमांड, अगेन अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स according to Fuel there should be one and only one boss for every individual employee. That is the tagline of unity of command, one and only one boss, एक ही बॉस होना चाहिए इंडिविजुअल एम्प्लॉय के लिए. इट इम्प्लाइज दैट एवरी वर्कर शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन सुपीरियर, ठीक है. ओनली आप एक एम्प्लॉय को एक ही सुपीरियर ऑर्डर देगा, अदरवाइज इट विल क्रिएट कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क. अगर ऐसा नहीं होगा तो कन्फ्यूज़न होगी, कन्फ्लिक्ट होंगे एंड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क होगा. मैं बताती हूँ कैसे. देखो, आप एक पर्सन हो, आपके घर में आपको एक काम दिया आपकी मम्मी ने, फिर तभी एक काम दे दिया आपके पापा ने, तभी एक काम दे दिया आपके ब्रदर ने. अब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये डिसाइड करोगे कि पहले सबसे पहले काम किसका किया जाए, ठीक है. प्लस सारे काम आप एक साथ कर नहीं सकते, तो एक तो आपके पास बहुत सारा काम वर्क आ गया, वर्कलोड ज़्यादा हो गया, कन्फ्यूज़न हो गई किसका काम करें, किस तरीके से करें, कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे. और ऐसा हो सकता है सेम काम आपको मम्मी ने दिया, सेम काम आपको पापा ने दिया और आपने दोनों बार कर दिया, तो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी हो सकता है, ठीक है. तो इसलिए कहा जाता है कि हर एम्प्लॉय के ऊपर सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, यानी एक बॉस ही उसे कमांड देंगे, ठीक है. एक बॉस होगा. तो जैसे यहाँ पे जो राइट अप्रोच है जिसमें दिस वन इज़ द बॉस, ठीक है, और ये तीन क्या हैं, एम्प्लॉय हैं. एक ही बॉस इन सबको कमांड कर रहे हैं, ठीक है. अब हर एक एम्प्लॉय को अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी इन्हीं से डील करना है, कुछ पूछना है तो इनके पास जाएंगे, ठीक है. और इन्हीं की बात उन्हें माननी है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, उन्हें बस एक ही बॉस की सुननी है, जो उन्होंने कह दिया वो करना है. यहाँ पर आ जाती है ये रॉन्ग अप्रोच, जिसमें क्या है कि दो बॉस हैं, ठीक है. एक बार इस एम्प्लॉय को इस बॉस ने वर्क दे दिया, फिर इसने भी दे दिया, तो इस तरीके से क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगी और प्रॉब्लम भी होगी कि किसका काम करें और किसका ना करें, ठीक है. नेक्स्ट इज़ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ऑल द यूनिट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है. यानी जितने भी एम्प्लॉय हैं ऑर्गेनाइजेशन में, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी यूनिट है, सबको सेम ऑब्जेक्टिव की तरफ ही जाना चाहिए, ठीक है. मूव टुवर्ड द सेम ऑब्जेक्टिव, ठीक है. ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान. दिस वन इज़ द टैगलाइन ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, वन हेड वन प्लान, ठीक है. हर एक ग्रुप में जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब का सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है. देखो, एक कंपनी में, एक ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है. अगर सबका ऑब्जेक्टिव एक होगा कि हमें इस साल इतना प्रॉफिट अर्न करना है, तो हर कोई उसी के अकॉर्डिंग प्लान करेगा, ठीक है. जो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, सबका सेम ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो हर किसी की जो पॉलिसीज़ होंगी, जो भी वो न्यू चीज़ें लेकर भी आएंगे, वो सब एक ही चीज़ को सोचते हुए लाएंगे कि हमें इस साल अपना प्रॉफिट इंक्रीज़ करना है. तो वन हेड तो होना ही चाहिए जो आपको कमांड कर रहा है, ठीक है. साथ साथ एक ही प्लान होना चाहिए जिसे सब फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. सो ये था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन. नेक्स्ट इज़, अब यहाँ आते हैं यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में डिफरेंस क्या है. देखो, यूनिटी ऑफ कमांड हमें समझ में आया. यूनिटी ऑफ कमांड रेफर्स टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट स्टेट दैट वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम वन एंड वन टू ओनली वन बॉस. ये लाइन है, वन शुड गेट ऑर्डर फ्रॉम एंड रिपोर्ट टू ओनली वन बॉस, यानी ऑर्डर भी आपको एक ही से मिले और रिपोर्ट भी आपको एक ही बॉस को करना पड़े. वहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहती है, दैट ऑल द एक्टिविटीज़ विद द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान, ठीक है. सेम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, वन हेड होना चाहिए, वन प्लान होना चाहिए, ठीक है. नेक्स्ट इज पर्पस. क्या पर्पस है यूनिटी ऑफ कमांड का, टू प्रिवेंट ड्यूअल. इसका पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट ड्यूअल सबॉर्डिनेशन. मीन्स ड्यूअल सबॉर्डिनेशन से प्रिवेंट करता है यूनिटी ऑफ कमांड कि आपको दो जगह से ऑर्डर्स ना मिले, ना ही दो जगह आपको रिपोर्ट करना पड़े. यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है. नेक्स्ट इज इम्प्लीकेशन. देखो, अगर यूनिटी ऑफ कमांड अगर नहीं होगा, ठीक है, यानी आपको कहीं से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, तो उससे इफ़ेक्ट कौन होगा, उससे एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय इफ़ेक्ट होगा, राइट. उसके ऊपर असर पड़ेगा क्योंकि वो उसे कन्फ्यूज़न होगी, वहाँ कन्फ्लिक्ट अराइज होंगे उस एम्प्लॉय से रिलेटेड, ठीक है. लेकिन अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन नहीं होगी, एक ऑब्जेक्टिव पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होगा, तो उससे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट होगी, राइट. अब आउटकम,
यूनिटी ऑफ कमांड का क्या आउटकम रहेगा? द प्रिंसिपल लीड टू इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट। एक ही जगह से मुझे ऑर्डर्स मिल रहे हैं, हर एम्प्लॉय सही तरीके से वर्क कर रहा है, तो इफेक्टिव फंक्शनिंग होगी सबऑर्डिनेट्स की, मतलब वो अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक। और अगर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा तो इससे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क ऑफ वेरियस एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजर्स। सबके बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन होगी, हम सबका ऑब्जेक्टिव एक है, तो हमारे बीच में एक सही कोऑर्डिनेशन के साथ हम वर्क करेंगे। ठीक है, ये है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप इसमें किसके बारे में बताते हैं? सुपीरियर और सबऑर्डिनेट। यूनिटी ऑफ कमांड सुपीरियर और सबऑर्डिनेट की बात है कि एक सुपीरियर होना चाहिए सबऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, और इसमें रिलेशनशिप होती है ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड गोल्स के बीच में, कि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसी से रिलेटेड आप अपने ऑर्गेनाइजेशनल प्लान बनाएंगे। राइट। नेक्स्ट इज नीड। क्या नीड है इनकी? देखो, यूनिटी ऑफ कमांड ज़रूरी है टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक पर्सन तभी सही से वर्क करेगा जब उसे एक जगह से ऑर्डर मिलेंगे। ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कैसे होगी? जब उसे कोई एक ही पर्सन कमांड करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है कि इसकी नीड इसीलिए है कि हम फिक्स कर सकें रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की ज़रूरत किस लिए है? इफ़िशिएंट फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़। ताकि ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटीज़ अच्छे से वर्क कर सकें, उसके लिए हमें यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की ज़रूरत है। नेक्स्ट इज सिक्स्थ पॉइंट, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। देखो, इसमें क्या होता है कि देखो, एक द इंटरेस्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड टेक प्रायोरिटी ओवर द इंटरेस्ट ऑफ एनी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। इन सिंपल वर्ड्स, द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं और हर एक का अपना पर्सनल इंटरेस्ट भी होता है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट भी होता है। ठीक है, मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रही हूँ तो मेरा को ये होगा कि मेरा भी डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, या ये वर्क मेरे को कि इस पर्टिकुलर टास्क में मैं अच्छे से कर सकती हूँ तो मुझे यहाँ होना चाहिए, या मुझे ये काम पसंद नहीं आ रहा, मुझे ये नहीं करना, मुझे दूसरा करना है। तो ये मेरे इंडिविजुअल पॉइंट्स है, ये मेरे इंडिविजुअल इंटरेस्ट है जो मैं चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ होता है कि अगर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना है तो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स को आपको प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि द ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट टू बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर इंडिविजुअल इंटरेस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंटरेस्ट हैं उनको हमें प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी प्रायोरिटी देनी है, लेकिन सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को प्रायोरिटी देनी है। राइट। नेक्स्ट इज रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो, रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है कि आप एम्प्लॉयज़ को सैलरी जो आप देते हो, जो उनको वेजेस देते हो, जो उनको पे करते हो आप, द ओवरऑल पे एंड कंपनसेशन शुड बी फेयर टू बोथ एम्प्लॉयज़ एंड द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर है कि जो भी आप पे कर रहे हो और जो भी उन्हें ओवरऑल पे है या कंपनसेशन है वो फेयर होना चाहिए, शुड बी फेयर। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के भी। द एम्प्लॉयज़ शुड बी गिवन फेयर वेजेस सो दैट दे कैन हैव अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उन्हें फेयर वेजेस मिलने चाहिए जिससे वो एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अचीव कर सकें। ठीक है, और मतलब एम्प्लॉय को जो उसका वर्क है उसके अकॉर्डिंग सही वेजेस मिलने चाहिए। सेकेंडली, वेजेस शुड बी विद इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी, जितनी क्षमता है एक ऑर्गेनाइजेशन की वेजेस पे करने की, उसी के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो वो अपनी लिमिट के बियॉन्ड जाके एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट्स दें। तो फेयर वेजेस मिलने चाहिए एम्प्लॉयज़ को, वो भी वो वेजेस जो ऑर्गेनाइजेशन की पेइंग कैपेसिटी के अंदर आते हो। ठीक है, ये था रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। नेक्स्ट इज centralization and decentralization. Centralization means concentration of decision making authority with some. Basically, centralize, central से मतलब होता है बीच में, एक सेंटर आप समझते हो, सेंटर बीच में होता है। ठीक है, उसके आसपास सारी चीज़ें होती हैं। ठीक, जस्ट लाइक दैट यहाँ पे है कि सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो कुछ ही लोगों के पास हो। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन मीन कुछ चुनिंदा लोग हैं उन्हीं के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, या आप ये मान लीजिए किसी एक पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, यानी वही डिसीजन लेगा फॉर द होल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यानी कोई भी प्रॉब्लम होगी छोटी से छोटी, आपको उस एक पर्सन से आके कांटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
whereas it dispersal among more than one person is decentralization. अब यहाँ पर क्या होता है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन में तो सेंट्रलाइजेशन चल सकता है, लेकिन जहाँ ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हुई, ठीक है, वहाँ पे एक बॉस कितनी जगह डील करेगा. तो जहाँ हम एक से ज़्यादा लोग अपॉइंट कर देते हैं, ठीक है, मोर देन वन पर्सन कर दिए जाते हैं जो अलग अलग जगह पर डील करेंगे, और हर एक पर्सन के पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है. फॉर एग्ज़ाम्पल 4 ब्रांचेस हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपने चारों ब्रांचेस में एक बॉस रखा, एक बॉस था जो डिसीजन लेते थे, ठीक है. अब आपने क्या किया, चारों ब्रांचेस में 4 अलग अलग पर्सन अपॉइंट किए जो डिसीजन लेंगे, ठीक है. तो अब आपने क्या किया, मोर देन वन पर्सन डिस्पर्स कर दिए लोगों को, ठीक है. अब ज़्यादा लोगों के पास पावर है कि वो डिसीजन ले सकते हैं, तो काम थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है. तो यहाँ कहा गया है, जो फ्योल ने कंसीडर किया है कि बोथ शुड बी बैलेंस. हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीज़ें होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन भी एंड डिसेंट्रलाइजेशन भी. नो ऑर्गेनाइजेशन कैन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली सेंट्रलाइज नहीं होती, और ना ही कोई ऑर्गेनाइजेशन कम्प्लीटली डिसेंट्रलाइज हो सकती है, ठीक है. तो दोनों को बैलेंस वे में चलना चाहिए. जहाँ आपको सेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ आप एक ही पर्सन डिसीजन लेना चाहिए, और जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन की ज़रूरत है वहाँ आप अलग अलग पर्सन को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है. नेक्स्ट इज स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या होता है, ये फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है. क्या है, फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. तो यहाँ पर आप जो कम्युनिकेट करते हो सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में जो कम्युनिकेशन है, ये उससे रिलेटेड इन्होंने चेन बनाई है, जिसमें इनका कहना है कि फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट रैंक, कि हाईएस्ट पर्सन जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, उससे शुरू होती है ये चेन लोएस्ट रैंक तक. इसे स्केलर चेन कहा जाता है. तो इसे आप कहेंगे कम्युनिकेशन चेन आप कह सकते हैं, ठीक है. जैसे कि एग्जांपल देखिए, ये जो डायग्राम दिखा है, ए कौन है, हेड है, ठीक है. ये आप मान लो कि ये बॉस है, ठीक है. अब बॉस है, इन्हें कोई ऑर्डर देना है तो ये किसे देंगे, ए से बी के पास आएंगे, बी वो ऑर्डर अपने सबऑर्डिनेट्स को देगा, सी को, सी वो ऑर्डर डी को देगा. इसी तरह चलेंगे, ठीक है. या ए से ई पे, ई से एफ पे, एफ से जी पे. इन केस डी को कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे वो प्रॉब्लम किसको बतानी, वो ए को ही बता सकता है, ठीक है. तो ए को बताने के लिए ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट चला जाएगा ना, वो डायरेक्ट नहीं जा सकता, ठीक है. तो वो क्या करेगा, डी बताएगा सी को, सी बताएगा बी को, बी बताएगा ए को, ठीक है. इस तरीके से चलता है. तो ये जो उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मल लाइंस हैं अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन की, इन्हीं को स्केलर चेन कहते हैं, और ये ऐसे ही चलनी चाहिए, ठीक है. तभी इन्हें फॉर्मल कहा गया है कि आप प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो कर रहे हो. द चेन शुड नॉट बी वायलेटेड. चेन कभी भी टूटनी ही नहीं चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी. यहाँ पे एक ये है चीज़ कि अगर कोई इमरजेंसी हो एम्प्लॉयज़ के बीच में, ठीक है, एट सेम लेवल, एक ही लेवल के एम्प्लॉयज़ हैं, देखो डी और जी एक ही लेवल के एम्प्लॉय हैं. अगर इन्हें किसी इमरजेंसी में कोई कॉन्टैक्ट करना हो, एक दूसरे से बात करनी हो, तो गैंग प्लैंक के थ्रू बात कर सकते हैं, ठीक है. गैंग प्लैंक बेसिकली आपने सेम लेवल के एम्प्लॉय ने, डी ने डायरेक्ट बात करी जी से, ये लोग ए के पास नहीं गए, इन्होंने डी ने डायरेक्ट बात करी जी से, राइट. तो ये जो आपने इसे वॉयलेट किया है स्केलर चेन को, ये आपने किसके थ्रू किया है, गैंग प्लैंक के थ्रू, जिसे वो लोग अलाउ करते हैं, ठीक है. सो ये था स्केलर चेन, जिसमें हमने फॉर्मल लाइन से अथॉरिटी एंड कम्युनिकेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट. नेक्स्ट इज ऑर्डर. अकॉर्डिंग टू फ्यूल, people and material should be in suitable places at appropriate time for maximum efficiency, ठीक है. A place for everything and everyone and every should be in its designated places. यानी जिस जगह पर जिस पर्सन को होना है, जिस टाइम पर, उसी टाइम पर प्रॉपर ऑर्डर फॉलो होना चाहिए कि क्या मटेरियल किस टाइम पे कहाँ पहुँचाना है, या किस पर्सन को किस टाइम पर कहाँ होना चाहिए फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, ठीक है. जिस पर्सन का जो स्थान है या जिस प्रोडक्ट का या जिस मटेरियल का जो जगह है उसे वहीं पर उसी टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए. प्रॉपर जो आपने ऑर्डर डिसाइड किया है वो मेंटेन होना चाहिए. नेक्स्ट इज इक्विटी. इक्विटी मीन्स गुड सेंस एंड एक्सपीरियंस आर नीडेड टू इंश्योर फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़ हु शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल, ठीक है. कि आपको एम्प्लॉयज़ के बीच में कोई भेदभाव नहीं करना. मेन तो यही है कि आपको हर एम्प्लॉय को
इक्वली ट्रीट करना है, किसी को अनड्यूली फेवर भी नहीं करना है, ना ही किसी को गलत तरीके से पनिश करना है, ठीक है। तो आपको इंश्योर करता है फेयरनेस टू ऑल एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो शुड बी ट्रीटेड एज फेयरली एज पॉसिबल। तो जो वर्किंग एनवायरनमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, फ्रॉम फ्रॉम ऑल फॉर्म्स एंड प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले शुड बी फॉलोड, ठीक है। तो हर तरीके से वहाँ फेयर प्ले होना चाहिए। नो वर्कर शुड बी अनड्यूली फेवर्ड, ना ही आप किसी को एक ही तरफ फेवर करोगे ना ही पनिश करोगे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, अगेन इम्पॉर्टेंट। बेसिकली ये क्या कहता है दैट एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, कि जो एम्प्लॉय का टर्नओवर है वो मिनिमाइज करना चाहिए। अ पर्सनल शुड बी सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड आफ्टर रिगरस प्रोसीजर and the selected person should be kept at the post for a minimum tenure to show result। उनका ये कहना है कि एम्प्लॉय का जो वर्क टाइम है, जितने दिन के लिए, मतलब जैसे ही आपने उसे अपॉइंट किया उसे तुरंत आप किसी मिस्टेक की वजह से ना निकालें, एक मिनिमम टाइम फिक्स करें कि इतने टाइम तो वर्क करेगा ही। क्योंकि देखो ऐसा होता है, उनका ये कहना है कि उसे अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलना चाहिए। आप इतना लंबा प्रोसीजर फॉलो करते हो, किसी पर्सन को अपॉइंट करते हो, ठीक है, तो उसे एक मिनिमम टेन्योर देना चाहिए कि एटलीस्ट इतना टाइम तो ये यहाँ वर्क करेगा ही, क्योंकि हर एक को सीखने में भी टाइम लगता है, ठीक है, एकदम से कोई परफेक्ट नहीं होता, तो उसे थोड़ा टाइम देना चाहिए अपनी परफॉर्मेंस अपने आप को साबित करने के लिए। तो यह है स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, किसी को भी तुरंत ना निकाला जाए। नेक्स्ट इज इनिशिएटिव। इनिशिएटिव मीन्स वर्कर्स शुड बी इनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट्स। वर्कर्स को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपने प्लान्स लेकर आएँ जो इम्प्रूवमेंट्स के लिए वो समझते हैं सही है, वो अपने प्लान्स मैनेजर्स को बताएं, ऑर्गेनाइजेशन को बताएं, ठीक है। इससे क्या होगा, वो सेल्फ मोटिवेट होंगे, ठीक है, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हाँ जो हम सोचते हैं वो हमारे जो सुपीरियर्स हैं वो सुन रहे हैं, वो उस पर ध्यान दे रहे हैं। प्लस ये ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा होता है, क्योंकि ग्राउंड लेवल पर जो वर्क कर रहे हैं वही उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता सकते हैं, वही नए आइडियाज़ आपको बता सकते हैं कि हमें ये भी करना चाहिए, ठीक है। तो वो इम्पॉर्टेंट है दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉय के लिए भी, क्योंकि वो तो सेल्फ मोटिवेटेड फील करते ही हैं, ठीक है। सो इनिशिएटिव की उन्हें इनिशिएटिव लेने देना चाहिए कि हाँ वो खुद से आकर प्लान्स बताएं मैनेजर्स को, अपने सुपीरियर्स को। नेक्स्ट इज एंड द लास्ट इज स्पिरिट डी कॉप्स। मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़। देखिए क्या क्या है, टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हार्मनी, ठीक है। मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए कि सब लोग एक साथ काम करें, सबके अच्छे रिलेशनशिप हो एक दूसरे के साथ, टीम स्पिरिट के साथ वर्क करें, ये है स्पिरिट डी कॉप्स। अब नेक्स्ट है यहाँ पर हेनरी फ्यूल एंड एफ.डब्ल्यू. टेलर में क्या डिफरेंस है, क्या उन्होंने सोचा। देखो सबसे पहले तो बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, हेनरी फ्यूल जो थे उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये थ्योरी दी थी। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन के बेसिस पे, ठीक है। जो हेनरी फ्यूल के जो डिसीजन थे वो ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए थे, ठीक है, कि पूरी जो उनका वर्किंग कंडीशन है, जो इन्वायरमेंट है, वही पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए, फ्रॉम टॉप लेवल टू लोअर लेवल, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पावर सब कुछ ठीक होना चाहिए। एफ.डब्ल्यू. टेलर का कहना था वो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए लेकर थे, ये एडमिनिस्ट्रेशन को लेते थे, हेनरी फ्यूल ध्यान में रखते थे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रोडक्टिविटी को, कि हाउ टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ऑफ द फर्म, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी, हेनरी फ्यूल के जो रूल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं। लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर के जो रूल्स हैं ये स्पेशलाइज सिचुएशन जैसे कि फैक्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव, हेनरी फ्यूल ने ज़्यादातर जो प्रिंसिपल्स दिए वो टॉप लेवल मैनेजमेंट से रिलेटेड थे, और एफ.डब्ल्यू. टेलर ने लोअर लेवल या शॉप फ्लोर लेवल से रिलेटेड। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी। जो हेनरी फ्यूल थे वो रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर थे, क्या थे, रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर थे, इन्हें फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है। एंड जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे ये साइंटिस्ट थे, इन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है। ह्यूमन एलिमेंट, नेक्स्ट इज ह्यूमन एलिमेंट। अब यहाँ पर ना ये एक्चुअली एक गलत हो गया है,
ये मैं आपको बताती हूँ कि ये वाला है एफ.डब्ल्यू. टेलर का और ये है हेनरी फ्यूल का। देखो, एफ.डब्ल्यू. टेलर ने, क्योंकि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने ज़्यादा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए कहा, तो उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट पे यानी एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड कुछ ज़्यादा नहीं बताया। उन्होंने मोर इम्पोर्टेंस दी थी टू इंक्रीज़ द प्रोडक्शन। वहीं हेनरी फ्यूल ने ज़्यादातर ह्यूमन एलिमेंट पे बात करी। उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड ही उन्होंने ज़्यादातर प्रिंसिपल्स बताए हैं, तो उन्होंने ह्यूमन एलिमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया था। सो ये थे डिफरेंस इनके बीच में। दैट इज़ द टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया आज हेनरी फ्यूल के 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एफ.डब्ल्यू. टेलर एंड हेनरी फ्यूल। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।